मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन मैं औलाद की नेमत से मरहूम थी। मैंने डॉक्टर हकीम कुछ भी नहीं छोड़ा था। पीर फकीर दरकार जो किसी ने भी बताया, घरेलू टोटके से लेकर बड़े बड़े अस्पताल के चक्कर हमने लगाए और दरगाह मज़ारों पर चादर चढ़ाई थी। हालांकि मैं इन सब पर इतना जोर नहीं देती थी, लेकिन औलाद की खातिर मैंने किया था। हालांकि मुझ में कोई अपना था और ना ही मेरे पति में। सब यही कहते थे कि जब किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, लेकिन अभी तक हम औलाद से मरहूम थे। सास और ससुर कोई नहीं था, बस मेरा एक छोटा देवर ही था। इसलिए मुझे ससुराल में औलाद ना का ताना नहीं सुनने को मिलता था। लेकिन फिर भी सबको औलाद तो चाहिए ही, क्योंकि दुनिया में औलाद औरत को अछूत ही समझती है। और इसका अंदाज़ा मुझे गुजरे 5 सालों में हो गया था। एक रोज जब मेरा शोहर काम से घर आया तो काफी खुश दिखाई दे रहा था और आते ही सीधा कमरे में गया और अलमारी से कुछ टटोलने लगा। जब मैंने पूछा तो कहने लगा कि सबके सो जाने के बाद तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिससे तुम खुश हो जाओगी। इस दिन घर में कुछ मेहमान भी थे, इसलिए मैं खामोश हो गई। लेकिन पति का इशारा मैं न समझ सकी। आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसे देखकर मैं खुश हो जाती। मुझे लगा कि कोई सरप्राइज होगा। मेरी जिंदगी में किसी भी चीज़ की कमी ना थी। दुनिया की हर चीज़ मेरे पास थी सिवाय एक औलाद के। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली थी। काफ़ी डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन अब तक नतीजा नहीं निकला था। पति की खुशी देखकर मुझे अजीब सा लगा। आज इतने खुश हैं कि जैसे इन्हें दुनिया की सबसे कीमती चीज़ कोई मिल गई हो। और या तो मैं जानती ही थी कि मेरे पति के लिए दौलत सिर्फ और सिर्फ औलाद ही थी, और मैं सबके सोने का इंतजार करने लगी। आखिर मेरा शौहर सबके सोने के बाद मुझे ऐसा क्या दिखाने वाला था। जैसे ही सब सोए तो मेरा पति अकील मुझे कमरे में लेकर गया और मुझे दिखाते हुए मेरे सामने ही बैठ गया और कहने लगा कि आज तुम्हें जो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ वो देखकर और उसके बारे में सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। इस वक्त पति के चेहरे पर बेहद खुशी थी और मुझे भी उसे देखकर हैरानी होने लगी थी। ऐसी भी क्या खुशखबरी थी, क्योंकि औलाद का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। और अगर कोई गिफ्ट वगैरह था तो इनके चेहरे पर इतनी खुशी क्यों थी। वह उठकर अलमारी की तरफ चला गया और मैं भी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। चंद मिनटों बाद मेरा पति लौटकर वापस आया और मेरे हाथों में एक सामान रखा और कहने लगा, इसमें एक ऐसी चीज है जिससे तुम बहुत जल्दी हामिला हो जाओगी। मुझे लगा कि मैंने गलत सुना है, लेकिन जब उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया तो पति की बात सुनकर मैं पहले हैरान और फिर बाद में खुश हो गई। पिछले 5 सालों में हमने कोई भी दवा ना छोड़ी थी जो औलाद के लिए हो। मुझे लगा कि शायद यह भी कोई नई दवा लाए हैं जिससे मुझे औलाद हो सकती थी। खुशी के मारे मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि मेरे पति की खुशी ने मुझे यकीन दिला दिया था। मैं बेसब्री से उस पैकेट को खोला, मगर उसमें मौजूद सामान को देखकर मैं चौंक गई थी। और फिर मैंने हैरानी से पति की ओर देखा कि क्या इसमें कोई मजाक था। मुझे लगा कि पति ने शायद मेरे साथ कोई मजाक किया है। हाँ, मुझे तो मजाक ही लगा था। कुछ पल पहले मिली खुशी गम में बदल गई थी। अगर यह मजाक था तो बहुत ही भद्दा मजाक था। मैं औलाद के मामले में सीरियस हो गई थी, क्योंकि बीते 5 सालों में मैंने लोगों के मुंह से क्या कुछ नहीं सुना था। कोई मुझे बांझ कहता, इसलिए हामिला औरतें और नई शादीशुदा औरतें मेरे साये से भी दूर भागती थी, जैसे मैं कोई अछूत या फिर औलाद न होना इसमें मेरी कोई मर्जी शामिल हो। और अक्सर तो यह भी कहा जाता था कि यह जानबूझकर औलाद पैदा नहीं कर रही। अगर मैं किसी महफिल में चली जाती और किसी बच्चे को देखकर मुझे प्यार आ जाता और उससे प्यार करने लगती तो बच्चे की माँ मुझसे उसको ऐसे दूर कर लेती जैसे मैं कोई डायन हूँ और इसके बच्चे को खा जाऊंगी। मैं एक बाल आजमा थी और उस बच्चे से प्यार करके अपनी ममता को समझाना चाहती थी। लोगों ने तो जो कुछ कहा तो कहा, लेकिन अकील ने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा था। हमेशा मेरा साथ दिया था और कभी भी मुझे बे औलाद का ताना नहीं दिया था और मुझे दूसरी शादी की भी धमकी नहीं दी थी, बल्कि वो मेरा हर जगह पर ढाल बन जाया करता था और बातें बनाने वालों को चुप करवा दिया करता था। बस मुझे अकील पर ही तो मान था जो आज टूट चुका था। मेरी आंखों में नमी थी और मुझे अपने सामने यूं देख कर बोला, यही वो चीज़ है जो तुम्हें हामला करेगी। मैंने फिर से एक बार उस पैकेट में मौजूद सामान को देखने लगी। वह एक काले रंग का एक रुमाल था और उसके सिवा इस पैकेट में कुछ भी मौजूद नहीं था। मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था और बस मुझे लगा कि आज अकील ने भी मेरा भरम तोड़ दिया। शायद यह भी मेरा मजाक उड़ा रहा है।
अकील मेरे हाथ से रुमाल लेकर बोला, यही वो रुमाल है जो तुम्हें हामिला कर सकती है। इसे खास जड़ी बूटियों से मिलाकर तैयार किया गया है। अगर कोई भी बांझ औरत इसे गीला करके अपने पेट पर रख कर सो जाए तो वह हामिला हो सकती है। बस तुम इसे गीला करके अपने पेट पर रखो और खामोशी से लेट जाओ ताकि यह अपना असर दिखा सके। मैंने कहा, बस भी करो अकील, लोगों ने क्या अब तक मेरा मजाक कम उड़ाया है जो अब तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो। मेरी बात सुनकर वह बोला, मैं सच कह रहा हूँ नादिया। मगर इसकी कोई भी ऐसी बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। भला एक रुमाल किसी को हामला कैसे कर सकती है। मगर मैं अपने पति के जिद के आगे मजबूर थी। उनकी जिद थी कि जहाँ इतना सब कुछ किया है, पीर फकीर डॉक्टर हकीम, वहाँ पर ये एक और चीज करके देखते हैं। पति ने मुझे इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताया और मुझे हर हाल में करने को कहा। मैं भी उनकी बात पर यकीन कर ली और करने लगी। तभी उनका फोन आया और वह बात करते हुए बाहर चले गए। मुझे पक्का यकीन था कि मैं इस रुमाल से कभी भी हामला नहीं हो सकती। आखिर मैं पढ़ी लिखी लड़की थी जिसका ऐसे अंधविश्वास पर जरा सा भी यकीन नहीं था। बस मैं अपने पति को खुश करना चाहती थी क्योंकि वही एक था जो मेरा मान था। अगर वह भी नाराज हो जाता तो समझो कि मेरा इस दुनिया में जीना मुहाल था। मैंने उस रुमाल को गीला किया और अपने पेट पर रखकर लेट गई। मुझे यूँ मालूम हुआ जैसे कि वह रुमाल मेरे पेट में दस्त आ जा रहा है। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं इस रुमाल में कोई खास बात तो नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। आखिर यह एक रुमाल ही तो है। लेकिन जल्द ही मेरा पूरा बदन पसीने से गीला हो चुका था और मुझे नींद आ गई। मैं समझ ना सकी। सुबह जब आँख खुली तो वह रुमाल मेरे पेट पर मौजूद नहीं था, लेकिन मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। सर पूरी तरह से चकरा रहा था और जब मैंने पूरी आँख खोल कर देखी तो मैं हैरान रह गई। सामने पैर के पास मेरा 16 साल का देवर इसी रुमाल को लेकर खड़ा था। मुझे जगा हुआ देखकर वह हैरान हुआ और फिर बौखला कर बोला, भाभी मैं आपको जगाने ही आ रहा था। भाई कब को जा चुके हैं, उनको कोई जरूरी काम करना था और खाला उठ चुकी हैं, आपको बुला रही हैं। वह घबराया हुआ सा लग रहा था। हालांकि इससे पहले कभी भी मेरा देवर मेरे कमरे में नहीं आया था। मैंने देवर की बात सुनी और फिर जल्दी से बाथरूम की तरफ चल पड़ी। मुझे अजीब सी बेचैनी ने जकड़ लिया था। किसी भी काम में मन नहीं लगता था। पूरा बदन भारी भारी सा रहता और 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरी तबीयत खराब होने लगी। और फिर शाम को अकील घर आया तो फिर उसके साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। रात में मुझे नींद की दवाई दे दी गई और मेरे बहुत सारे टेस्ट लिए गए। हालांकि मैं इतना बीमार नहीं थी कि मुझे एडमिट करना पड़ता। हैरानी तो मुझे तब हुई जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा कि ऐसी हालत में सब कुछ नॉर्मल है। दरअसल आप माँ बनने वाली हैं। मुझे लगा कि मैंने शायद गलत सुना है। भला एक रुमाल में ऐसा कौन सा जादू था कि मैं 2 दिन में ही हमला हो गई। मेरा पति तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि यह सब ख्वाब है। 2 दिन तक तो मुझे कुछ असर ही नहीं हुआ था। ऐसे अचानक मिल गई थी। और एक हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मेरे पति ने इन दिनों मुझे छुआ तक नहीं था। यह बात मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह अचानक कैसे हो गया। लेकिन मैं इस सोच को खराब नहीं करना चाहती थी और इस सोच को सोच ही रहने दिया। घर आकर अकील ने यह बात देवर को सुनाई तो पता नहीं हुआ क्यों यह खुशखबरी सुनकर मायूस हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सी मायूसी थी जिसे मैंने बाखूबी नोट किया था। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि आज तक वह इस घर का बच्चा बना रहा और इसको बहुत अहमियत दी जा रही थी। घर में छोटे बच्चे की आने की खुशी है। शायद इसलिए खुश नहीं हुआ कि इसकी अहमियत कम हो जाएगी। कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था और मैं भी सब कुछ भूलकर इसी खुशी को दिल से महसूस कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे कई अफवाहें सुनने को मिलने लगी, लेकिन मैं हैरान भी थी। ऐसे काले रुमाल से अब तक 50 औरतें हामिला हो चुकी थी। सिर्फ मैं ही नहीं, अब तो हमारे इलाके में एक दुकान मशहूर हो चली थी जहाँ से ऐसे रुमाल मिला करते थे जिनसे औरतें हामिला हो जाया करती थी। इत्तेफाक से मेरा देवर इसी दुकान पर काम करता था जहाँ यह रुमाल मिला करते थे। मोहल्ले में किसी भी मर्द या औरत को यह रुमाल चाहिए होता था तो मेरा देवर ही उन्हें ला कर देता था। एक रोज मेरा दिल चाहा कि मैं उससे पूछूं कि वह इस रुमाल में ऐसा क्या जादू करते हैं कि जिससे औरतें हामिला हो जाया करती हैं। मैं जब से हामिला हुई थी तो देवर मुझे बात भी करना नहीं पसंद करता था
और वह भी बच्चा था और उससे अभी ऐसी बातें करते हुए मुझे खुद भी शर्म आ रही थी। मुझे हामिला हुए 4 महीने हुए थे, तभी एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने मेरी रातों की नींद तक छीन ली। आज मैं किचन में थी और खाना बना रही थी, तभी मेरा पति आया और देवर को छुपाने लगा। वह क्या हुआ, देवर को छुपा रहा था और कह रहा था कि कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत निकलना। मैं बार बार पूछ रही थी कि वजह क्या है, मगर वह कुछ न बोला। तभी अचानक पुलिस मेरे घर पर आई और मेरे पति को पकड़ लेकर गई। मैं पूछती रही, उनके सामने हाथ जोड़ती रही, मगर मुझे कुछ न बताया और मेरे पति ने भी कुछ खास बात ना की। जब पुलिस चली गई तो मैंने रोते हुए देवर को बाहर निकाला। मुझे उस पर शक हो रहा था, न जाने इसने क्या किया था कि इसका इल्जाम वकील ने अपने सर पर ले लिया था। मैंने रोते हुए देवर को थप्पड़ मारकर पूछा कि आखिर क्या करके आए हो तुम, जो मेरे मासूम पति ने तुम्हें बचाने की खातिर सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया है। और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी से ही पुलिस को पीछे लगा और घूम रहे हो, कुछ शर्म है कि नहीं। देवर मुझे खूंखार नज़रों से देखने लगा और फिर गुस्से से बोला कि जाकर अपने पति से पूछ लो मैंने क्या किया है या तुम्हारे पति ने क्या किया है। और हाँ, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल पर जवाब नहीं देने चाहता और मेरे मुंह मत लगा करो, अपने काम से काम रखो। इसका लहजा मुझे बहुत खराब लगा था। उसने मुझसे कभी भी इस लहजे में बात नहीं की थी। न जाने कैसे गलत कामों में फंस चुका था और किन लोगों के साथ वह बैठता था कि बात करने की तमीज़ भी भूल गया था। मुझ पर तो कयामत टूट पड़ी थी। मुझे अपने पति को हर हाल में वापस लाना था। अगले दिन जो खबर मुझे मिली उसे सुनकर तो मैं हर हाल में टूट चुकी थी। इस रुमाल वाले की दुकान पर काम करने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी, क्योंकि वह दुकानदार रुमाल में बेहोशी की दवा मिलाता था और यह रुमाल को गीला करने से औरत बेहोश हो जाया करती थी और फिर उसके साथ न जाने ऐसा क्या होता था कि वह कुछ दिनों के बाद प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। मेरा दिमाग सोच सोच कर फटने लगा था। मुझे अपने देवर पर शक हुआ। मेरे पति ने मुझे बताया था कि इस दुकान पर 2 ही लोग काम करते थे, एक मालिक और दूसरा मेरा देवर, जिसे मैं मासूम और कम उम्र समझ रही थी। वह इन औरतों के साथ, जिसे सुनकर मेरी ही रूह कांप जाती है। मैं बैठकर रोने लग गई और सोच रही थी कि अगर देवर ने कुछ किया है तो मेरे पति को पुलिस क्यों ले गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने पति को बेगुनाह साबित करूं। तभी दरवाजा खुला और देवर घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बैग था जिसे वह छुपाते हुए हल्के हल्के कदमों से अपने कमरे की ओर जा रहा था। मैं समझ गई कि इसमें इसके खिलाफ कुछ न कुछ जरूर मौजूद होगा, जो अगर मैं हासिल कर लूँ तो मेरा पति बेगुनाह साबित हो सकता है। मैं उसके कमरे की तरफ खिड़की के पास गई तो और थोड़ा सा खिड़की खोल करके देखा तो मेरे देवर वह बैग को अलमारी में रख रहा था और अलमारी में रख करके लॉक कर दी और चाबी। जैसे ही रात हुई मेरा देवर गहरी नींद में सो गया। मैं चुपके से उठी और दराज से चाबी निकाल कर उसका दरवाज़ा बंद करके मैं अपने कमरे में आ गई और जैसे ही मैंने उस बैग को खोला मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसमें बहुत सारी टेस्ट ट्यूब रखी हुई थी और सुबह होते ही वह सारी टेस्ट ट्यूब एक लेबोरेटरी में गई। जब वह उसकी जांच करवाई तो मेरे होश उड़ गए कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अपने शक के लिए अपना और उन औरतों का टेस्ट करवाया जिन औरतों ने वह रुमाल अपने पेट पर रखा था। जब रिपोर्ट आई तो मेरा जी चाहता था कि मैं मर जाऊं। मुझे मिलाकर तकरीबन सारे बच्चों का डीएनए मेरे देवर से मिल रहा था और जिसे मैं तो बच्चा समझ रही थी वह न जाने कब से यह खेल खेल रहा था। मोहल्ले की वह लेडी डॉक्टर जिसने मुझे एक रात के लिए हॉस्पिटल में रखा था वह भी इस काम में शामिल थी, क्योंकि सारी औरतें इसी के पास जाती थीं। इस दुकान से रुमाल के साथ साथ इस औरत का कार्ड भी दिया जाता था और यह सब मेरे देवर ने पुलिस को बताया, क्योंकि वह सारा सामान मैं पुलिस के पास ले गई थी ताकि अपने पति को बेगुनाह साबित कर सकूं। लेकिन मुझे हैरानी उस वक्त हुई जब मालूम हुआ कि मेरा पति भी इस काम में शामिल हुआ था। जब उस डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उस डॉक्टर ने बताया कि यह सब इसी का फैलाया हुआ है और वह डॉक्टर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट है। और तभी उसने यह प्लान बनाया, क्योंकि ज़्यादातर औरतें मजबूरी में वह हर माल खरीदती हैं और उनकी मजबूरी का फ़ायदा यह अच्छी तरह से उठाते थे और पैसे आधे आधे बांट लिए जाते थे। इनका तरीका यह था कि पहले उस औरत को बेहोश कर देते और ऐसी दवा इन्हें सुंघाई जाती जिससे इन्हें चक्कर आने लगते
और तबीयत खराब हो जाती, और जब वह हॉस्पिटल जाती तो वह औरत उन्हें वहां एडमिट कर लेती और फिर टेस्ट करने के बहाने रात में रखती और फिर सुबह उन्हें यह दिखा देती कि वह प्रेग्नेंट है। हम बेवकूफ़ औरतें इस रुमाल को जादुई रुमाल समझ बैठी थी और खुद को बर्बाद कर लिया था। अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद कैसे मैं इस झांसे में फंस गई थी। सच कहते हैं कि दौलत और औलाद दोनों कितना है, इन दोनों चीज़ के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।